नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि जगत की, ग्रामीण क्षेत्रों की, और अभी जो फिलहाल मुश्किल भरा दौर चल रहा है कोरोना काल की अगर बात की जाए, इस महामारी के कारण ना सिर्फ कृषि की जो गतिविधियां हैं उनमें भी फर्क पड़ा है, लेकिन सरकार की मंशा यही रही कि जो किसान हैं उन्हें ज़्यादा चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे जो ग्रामीण है वो ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण होता है कि सही जानकारी आपके पास सही समय पर पहुंचे, और इसके लिए कार्यक्रम में 3 भाग हैं। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद आपको दिखाएंगे कृषि स्टार्टअप, और आखिर में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आइए सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं आज के युग को अगर देखा जाए, मशीनीकरण की हम बात करते हैं, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी कही जाती है, और ऐसे में आवश्यकता होती है कृषि जगत में भी अलग अलग जो मशीनें हैं, कृषि यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं रहती थीं जब हम श्रेणीकरण की बात करते थे। वो किसान जो बागवानी की फसलें लेते हैं और खासतौर से फलों की खेती करते हैं, उनके लिए समस्या बनी रहती थी। लेकिन अब हमारे पास इस तरह की मशीनें हैं जिनके ज़रिए आप फलों का श्रेणीकरण कर सकते हैं, यानी अलग अलग फलों का जो आकार है उसके अनुसार आप उनको अलग भी कर सकते हैं, और उसके अनुसार आपको बाजार में बेहतर भाव भी मिल सकता है। आइए लेते हैं इस बारे में और ज़्यादा जानकारी इस खास रिपोर्ट में। पेड़ों पर लगने वाले सभी फल समान आकार के नहीं होते। कोई फल बड़ा होता है, कोई फल छोटा, कोई दरमियाने आकार। बाजार में समान आकार वाले फलों को ज्यादा पसंद किया जाता है और इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। हमारे देश में अभी तक ये काम हाथ से किया जाता रहा है। ग्रेडिंग हमेशा ही काफी गहन और मेहनत वाला काम है। हाथ से फलों को श्रेणीकरण में कई तरह की समस्याएं हैं। पहली तो ये है कि मजदूर सही आकार का अंदाजा नहीं लगा पाते, यानी वर्गीकृत फलों के आकार में भिन्नता रह जाती है। दूसरा, इससे समय भी ज्यादा लगता है। तीसरा, मजदूर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते, जिससे काम प्रभावित होता है। इसी समस्या को देखते हुए भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने गोल आकार वाले फलों के श्रेणीकरण के लिए एक मशीन बनाई है, जिसे फ्रूट ग्रेडर यानी फल श्रेणी निर्धारक का नाम दिया गया है। इस मशीन में एक श्रेणीकरण यूनिट, 36 बेल्ट, कन्वेयर और फीडिंग यूनिट लगी होती है। मशीन में फ्लैप रिक्ति भी होती है। अलग अलग आकार के फलों को छांटने की जिम्मेदारी इसी की है। इसे 30 और 145 मिलीमीटर के बीच समायोजित करके फलों को 5 श्रेणी में छांटकर अलग किया जा सकता है। खासतौर से सेब, मौसमी, संतरा और चीकू जैसे गोल आकार वाले फलों में ये बेहतरीन काम करता है। यह मशीन सैकड़ों मजदूरों के बराबर काम करती है और 1 घंटे में 5 टन फलों की ग्रेडिंग कर सकती है। ग्रेडिंग करते समय फलों को कोई नुकसान नहीं होता। महज 1 लाख रुपए की कीमत की ये मशीन 1 किलो फलों की ग्रेडिंग में सिर्फ 80 पैसे की बिजली खर्च करती है। श्रीधर पाटीदार के पास मौसमी बाग है। 65 एकड़ जमीन पर फैले बागों में 1250 टन मौसमी उपजती है। एक व्यक्ति हाथों से रोजाना 450 किलो फलों की ग्रेडिंग कर सकता है। इस तरह सालाना 1250 टन मौसमी के श्रेणीकरण के लिए 2778 मजदूरों की जरूरत होती है। एक व्यक्ति की मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 1250 टन फलों की ग्रेडिंग के लिए उन्हें 11 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च करना पड़ता था। यही वजह है कि उन्होंने श्रेणी निर्धारक खरीद लिया है। श्रेणी निर्धारक की क्षमता 5 टन प्रति घंटा है। अगर मशीन को 8 घंटा भी चलाया जाए तो 32 दिनों में 1250 टन मौसमी को श्रेणीकृत किया जा सकता है और लागत आएगी 10 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा की बचत। दूसरी ओर बिना श्रेणीकृत किए मौसमी का मूल्य 20 रुपए किलो था, जबकि श्रेणीकृत फल 25 रुपए किलो के हिसाब से बिक जाते हैं। इस तरह 1,250,000 टन श्रेणीकृत मौसमी से सालाना शुद्ध लाभ 62,50,000 रुपए रहा।
तो जाना आपने किस तरीके से जो मशीनें हैं लगातार उनका उपयोग किया जा रहा है हर एक स्तर पर। आगे बढ़ते हैं और अब आइए बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर की। जो यहाँ अगर बात की जाए कपास फसल की तो इसकी बुआई का जो समय है वो माना जाता है, लेकिन इस दौरान कई और गतिविधियां हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा। किस तरह की सावधानी आपको बरतनी होगी अगर आप कपास की खेती करते हैं, जान लेते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर में। उत्तर भारत में कपास की बुआई का उपयुक्त समय 15 से 25 मई के बीच का है, जबकि मध्य भारत के सिंचित क्षेत्रों में कपास की बुआई का समय 15 से 30 मई तक का माना जाता है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में कपास की बुआई मानसून आने पर ही करें। कपास का बेहतर उत्पादन लेने के लिए बुआई हमेशा लाइनों में करनी चाहिए। कपास की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, जिससे बीजों का अंकुरण शीघ्र व एक समान हो सके। बीज की बुआई 3 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। बुआई के 8 से 10 दिन बाद यदि किसी स्थान पर पौधे मर गए हों या अंकुरण न हुआ हो तो उस स्थान पर बीज पुनः बोया जा सकता है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से वो किसान जो दूसरे किसानों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और आज के समय में प्रेरणा स्रोत भी बन चुके हैं। ऐसे ही एक सफल किसान है जिनका नाम है बलदेव सिंह ढिल्लो, जो कि हम मान सकते हैं ना सिर्फ वैज्ञानिक भी रहे हैं बल्कि जिस तरीके से सराहनीय कार्य इन्होंने किए हैं उसको देखते हुए भारत सरकार की तरफ से साल 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें इन्होंने अपना जो अधिकतर कार्य है या जो समय है वो दिया पौध प्रजनन के बारे में, जिसे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में भी हम जानते हैं किस तरीके से इनका कार्यकाल रहा और कितनी उपलब्धियां इन्होंने इस दौरान हासिल की। आइए जान लेते हैं इनकी कामयाबी के इस सफर में। साल 1947 में पंजाब के अमृतसर के गांव दबुर्जी में जन्मे बलदेव सिंह ढिल्लो एक किसान और कृषि वैज्ञानिक हैं। इनकी उम्र 72 वर्ष है। बलदेव सिंह ढिल्लो ने खालसा कॉलेज अमृतसर से कृषि में बीएससी और एमएससी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने 350 शोध प्रकाशन और कई किताबें प्रकाशित की हैं। वर्तमान में भारत में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायक महानिदेशक और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में अनुसंधान निदेशक के रूप में काम किया है। इन्होंने वर्ष 1976 से 78 में और 2007 से 11 तक जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र में काम किया है। साथ ही वर्ष 1989 में मक्का ब्रीडिंग, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी पर बर्मिंघम विश्वविद्यालय में काम किया है। बलदेव सिंह ढिल्लो जुलाई 2011 से पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम कर रहे हैं। उनके गतिशील नेतृत्व के तहत पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने कई प्रशंसा अर्जित की है। वर्ष 2017 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय और तृतीय सर्वश्रेष्ठ कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में रैंक की गई। साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2017 द्वारा पंजाब में प्रथम और भारत में दूसरा सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। बलदेव सिंह ढिल्लो के लगातार मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और प्रेरणा के कारण उत्कृष्ट फसल किस्मों और उनके उत्पादन संरक्षण प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ। नतीजतन उनके राज्य ने 2017-18 के दौरान
धान और गेहूं की उच्चतम उत्पादकता हासिल की। इनके कार्यकाल में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए कम बायोमास वाले धान की उच्च उपज वाली किस्में अब किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय हैं, जो पानी और कीटनाशक की बचत में सहायक हैं। साथ ही ये धान के पुआल प्रबंधन में भी सहायक हैं। बलदेव सिंह ढिल्लों ने पोषण सुरक्षा, विविधीकरण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए जैव उर्वरक गेहूं, बीटी कॉटन और कम बीज वाली किनोवा और वनस्पति संकर किस्मों के विकास में देश का नेतृत्व किया। बलदेव सिंह ढिल्लों ने धान के पुआल प्रबंधन, कीटनाशकों के छिड़काव और उपज को सुखाने के लिए नई कृषि मशीनों और उपकरणों का विकास किया है। इन्होंने संयुक्त अंतर्राज्य अभियान का नेतृत्व किया, जिसने कपास में सफलतापूर्वक सफेद मक्खी का प्रबंधन किया, जिसके परिणाम स्वरूप बम्पर फसल 756 और 750 किलोग्राम की उत्पादकता हुई। इसके अलावा बलदेव सिंह ढिल्लों ने 2018 के दौरान धान के पुआल को जलाने के खिलाफ अभियान का कड़ा नेतृत्व किया। अपनी लगन और कड़ी मेहनत से इन्होंने देश विदेशों में कृषि के नए आयाम बनाए और कृषि के क्षेत्र में कई सारी नई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जो देश के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई। इनकी जीवनी भविष्य में आने वाले नए युवा किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर प्रगतिशील किसान भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से बलदेव सिंह ढिल्लों दूसरे तमाम किसानों के लिए आज के समय में प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं आज का जो समय है, इस समय में कोशिश की जा रही है कि जीरो बजट पर खेती की जाए और इसके लिए जैविक खेती जो है एक बेहतर विकल्प है। लेकिन इस दौरान अपनी लागत को कम करने के लिए अलग अलग स्तर पर हमारे जो किसान हैं वो काम करते हैं। और इसी में अगर बात की जाए बायोगैस प्लांट की, जी हाँ, इसके ज़रिए भी हम मान सकते हैं जैविक खेती में आपको काफ़ी लाभ मिलता है। सैलरी की अगर बात की जाए तो इसके ज़रिए जैविक खेती में लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ बायोगैस के फ़ायदे भी हमारे किसानों को मिलते हैं, जिससे उनकी लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ पाता है। आइए देखते हैं इस बारे में और जानकारी इस खास रिपोर्ट में। बायोगैस स्लरी खेती के लिए काफी लाभदायक होती है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है और इसे ही बायोगैस स्लरी कहा जाता है। इस स्लरी को किसान अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार की घास या बीज नहीं होता है, जो खेती के लिए बहुत उपयोगी रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक वर्ष में डाला जाता है। उस गोबर से 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद प्राप्त होती है। ये खेती के लिए अति उत्तम खाद होती है। इसमें 1.5 से 2% नत्रजन, 1% फास्फोरस और 1% पोटाश होता है। बात अगर जैविक खेती की करें तो जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है
जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है। जैविक खेती रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी और स्थायी है। भूमि का आहार जीवांश होता है। जीवांश गोबर, पौधों व जीवों के अवशेष आदि के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं। जीवांश खादों के प्रयोग से पौधों को समस्त पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इनके प्रयोग से उगाई गई फसलों पर बीमारियों और कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन, कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूर्ण रूप से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती हैं। हमारे देश में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन ऐसे में आवश्यक है कि आपकी लागत भी कम हो, ना सिर्फ उत्पादन भी बढ़े। इसलिए हमें कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा, कई तरह की सावधानी हमें बरतनी होगी। यही तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। और बहनों, धान की बुआई का समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और सीधी बिजाई से अगर आप धान उगाते हैं तो आपको काफ़ी लाभ हो सकते हैं। खास करके पानी की कमी लगातार होती जा रही है, आपको श्रमिक भी नहीं मिलते और इस समय तो कोरोना का काल चल रहा है, आपको श्रमिकों की उपलब्धता निश्चित तौर पे कम होगी। ऐसी दशा में आप सीधी बिजाई करके लाभ उठा सकते हैं। बुआई के समय की जहाँ तक बात है तो ये 5 से 25 जून के बीच होता है, यानी मोटे तौर पे जब आप नर्सरी के लिए बुआई करते हैं पौधशाला में, वही समय सीधी बिजाई के धान का होता है। इसके अलावा किस्मों के चुनाव की बात है, जहाँ तक वो आप अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चुनाव करें, कम अवधि में पकती हो मोटे तौर पे, और वो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ यानी कीड़ा मकोड़ा और बीमारी के प्रति रोधिता रखती हो, जल की मांग उनकी कम हो, और इस तरह की किस्में आप लें। जैसे अगर हमारे संस्थान की आप किस्में लेना चाहते हैं तो पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 या आप पूसा 1612 ले सकते हैं। इसके अलावा पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1401 आदि किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और ख़ास करके अपने क्षेत्र के हिसाब से भी आप लोकल जो किस्में हैं आपकी अधिक पैदावार देने वाली, उनका भी चुनाव कर सकते हैं। बीज की मात्रा इसकी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। साथ ही साथ अगर आपने प्रमाणित बीज नहीं लिया है, अपने घर के बीज को प्रयोग में ला रहे हैं, तो उसका उपचार ज़रूरी होता है। इसके लिए आप 2.5 ग्राम बावेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपचार कर लें और खेत की तैयारी अच्छे से करें। पहले एक उसमें पलेवा लगाएं, पलेवा लगाने के बाद जब सही दशा में खेत आ जाए तो एक गहरी जुताई करें। इसके बाद 2-3 जुताई आप कल्टीवेटर से करके पाटा लगा के खेत को समतल कर लें। और लेज़र लैंड लेवलिंग का आजकल चलन चल रहा है, तीसरे चौथे साल आप उसका भी प्रयोग करते रहें, इससे आपका खेत इकसार हो जाता है, काफ़ी लाभ मिलता है। बुआई आप मशीन जो सीड ड्रिल, आम सीड ड्रिल होती है, देसी हल होता है, उससे कर सकते हैं और फिर उसके बाद पाटा लगा दें। इसी प्रकार बिना जुताई के भी आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप 0 टिल ड्रिल मशीन का प्रयोग कर सकते हैं या हैप्पी सीडर का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर फसल अवशेष आपके उस खेत में है, गेहूँ के या किसी अन्य फसल के। सीधी बिजाई से काफ़ी लाभ होता है, पानी की बचत होगी और आपके श्रमिकों की जो है वो ज़रूरत भी आपको कम होगी। साथ ही साथ इसमें आपको खरपतवार नियंत्रण पे भी ध्यान देना है। इसमें खरपतवार थोड़े ज़्यादा आते हैं, इसके लिए आप 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लें पेंडीमिथालिन का। पेंडीमिथालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर के हिसाब से प्रयोग करें और ये 500 लीटर पानी में इस मात्रा को मिला लें और बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको इसका प्रयोग करना है। और एक खास बात और रह गई है, वो है पोषक तत्व प्रबंधन की। इसके लिए आपको यहाँ थोड़ी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा लगानी पड़ती है। 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टर के हिसाब से प्रयोग करना है। और सबसे पहले आप मिट्टी की जाँच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर वो ना हो तो बताई गई मात्रा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा, पोटाश और जिंक की भी सारी मात्रा आप बुआई के समय खेत में प्रयोग करें। नाइट्रोजन की जो बाकी मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में, पहला भाग आप बुआई के 25 से 30 दिन बाद प्रयोग में लाएं जब कल्ले बनने होते हैं, और दूसरा आप 60 से 65 दिन बाद जब उसमें बालियों का निकलना या बनना शुरू हो जाता है, गाभे की अवस्था होती है, उस अवस्था पे प्रयोग करें। अगर आप इन सब विधियों को अपनाएंगे तो आप सीधी बिजाई से भी धान की अच्छी पैदावार ले सकें। प्रधानमंत्री ने हाल ही में वित्तीय लाभ प्रदान करते हुए पीएम किसान की 8वीं किश्त जारी की।
इसी को लेकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ साझा किया और साथ ही उन्होंने ये बताया कि और भी कई योजनाएं चल रही हैं जिससे कृषि जगत को फायदा मिल रहा है और खासतौर से छोटे और मझोले किसान जो हैं उनको भी काफ़ी लाभ पहुंच रहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। जो किसान पात्र है वो इसके दायरे में अब आ जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं लगना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विभाग इस दिशा में पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहा है। आधार लिंकिंग का भी काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में सभी पात्र हितग्राही इसमें जुड़ जाएंगे और 100% सैचुरेशन की जो आपकी कल्पना है उस कल्पना को हम लोग मूर्त रूप देने में सफल होंगे। कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाओं का संचालन हो रहा है, उसका परिणाम भी परिलक्षित आज देश के सामने हो रहा है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि की जो यह योजना है, यह किसान के जीवन में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो रही है। छोटे और सीमांत किसानों को हर स्तर पर सरकार सुविधाएं मुहैया करा रही है। इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं कृषि ऋण की, तो इसके जरिए भी कोशिश की जा रही है अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। इसके लिए केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अलग अलग स्तर पर किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सरकार की ये निरंतर कोशिश है कि छोटे और सीमांत किसानों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिले। इसके लिए बीते 1.5 साल से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्ड्स पर किसानों ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण बैंकों से लिया है। 2 लाख करोड़ रुपए। इसका बहुत बड़ा लाभ पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों को भी मिलना शुरू हुआ है। सरकार ने निर्णय किया है कि कोरोना काल को देखते हुए केसीसी ऋण के भुगतान या फिर नवीनीकरण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे सभी किसान जिनका ऋण बकाया है वो अब 30 जून तक ऋण का नवीनीकरण कर सकते हैं। इस बढ़ी हुई अवधि में भी किसानों को 4% ब्याज पर जो ऋण मिलता है, जो लाभ मिलता है, वो लाभ भी चालू रहेगा, मिलता रहेगा। और आइए अब बात करते हैं आज की मोबाइल ऐप की। जी हाँ, लगातार आपको हम बताते हैं एक नई मोबाइल ऐप के बारे में। आज जिस ऐप के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है फसल बीमा ऐप, जिसमें सारी जानकारी आपको मिल सकेगी। क्या है इस ऐप में, आइए देखते हैं। फसल बीमा मोबाइल ऐप। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में PMFBY और WBCIS दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया। किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आइए अब कृषि दर्शन में नजर डाल लेते हैं अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव पर। राजस्थान की बेगू मंडी में भाव 1650 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में गेहूं का भाव 1970 रुपए से 1976 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अलीगढ़ मंडी में भाव 1900 रुपए से 1975 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गाजीपुर मंडी में गेहूं का भाव 1960 रुपए से 1975 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और आइए अब कृषि दर्शन में आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया, खासतौर से ट्विटर पर क्या कुछ साझा किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा कोविड-19 को लेकर जो एहतियात तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में अगर बात की जाए अलग अलग जो परिस्थितियां रही हैं वहां पर किस तरीके से केंद्र सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं, क्या कुछ उन्होंने साझा किया, आइए देखते हैं। पीएम केयर्स ने वेंटिलेटर्स की संख्या को 3 गुना करने में मदद की है, जो पिछले वर्ष के 16,000 की तुलना में अब बढ़कर 60,000 हो गई है। भारत में कोविड-19 की चपेट में आने और पीएम केयर्स फंड की स्थापना के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 43,800 वेंटिलेटर्स वितरित किए गए। तो आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सवाल भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan.ddk@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हम इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।